चलो देखो ध्यान से, हमने पिछली क्लास में करा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या होता है? सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप एक ऐसा हमारा ऑप्टिकल डिवाइस था जो कि वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट, जैसे वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट मतलब जैसे बैक्टीरिया वगैरह हो गए, है ना, उनको देखने के काम में आता है। सो कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या है? माइक्रोस्कोप क्या है? कंपाउंड माइक्रोस्कोप इज एन ऑप्टिकल डिवाइस विच इज यूज्ड टू सी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट लाइक बैक्टीरिया। ठीक है, और मैग्निफिकेशन क्या था उसका? m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। और उसके बाद हमने उसको डिराइव करा, और डिराइव करने के बाद हमें फॉर्मूला मिला क्या? मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू में दिस v नॉट बाय यू नॉट। ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस हो सकता है, तो इसीलिए से हम किस में लेते हैं? मॉड में लेते हैं। बताया था मैंने, यहाँ पे ये मॉड में होता है। वी नॉट बाय यू नॉट इनटू में वन माइनस का वीई बाय एफ ई, जिसमें वीई क्या होता है? वीई इज द इमेज डिस्टेंस फॉर द आई लेंस। एफ ई क्या होता है इसमें? फोकल लेंथ फॉर द आई लेंस। और वी नॉट क्या है? इमेज डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। और यू नॉट क्या है इसमें? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर द ऑब्जेक्टिव लेंस। तो ये हमने पढ़ा था। और इसमें हमने इम्पोर्टेंट एक और रिलेशन पढ़ा था कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन होता है वो प्रोडक्ट ऑफ मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस इनटू में मैग्निफिकेशन ऑफ आई लेंस, ये होता है। यानी m इज इक्वल टू क्या होता है? mo इनटू में me। तो इस रिलेशन का भी हम कई बार न्यूमेरिकल्स में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप में m इज इक्वल टू क्या होता है? m नॉट इनटू में me। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे ध्यान दो, हमारे पास अगला जो ऑप्टिकल डिवाइस है वो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप क्या होता है? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऐसा ऑप्टिकल डिवाइस होता है या इंस्ट्रूमेंट होता है जिसकी हेल्प से हम फार डिस्टेंस यानी बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे रखे हुए जो ऑब्जेक्ट होते हैं उनको देखते हैं। जैसे स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए, ये सब जो हो गए हमारे पास, इनको देखने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट का, जिस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का हम यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। तो ध्यान में जरा, हमारे पास यहाँ पर एक सेकेंड। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्टिकल एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, ये एक ऐसा डिवाइस होता है, ऑप्टिकल डिवाइस होता है विच इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट। डिस्टेंट का मतलब होता है जो वेरी फार ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत दूर रखे हुए ऑब्जेक्ट होते हैं, है ना, उनको देखने के काम में आता है। सो इट इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक स्टार्स, प्लैनेट्स एटसेट्रा। ओके, अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो इसमें भी वही है, क्या? बीटा बाय अल्फा। यानी मैग्निफिकेशन क्या होता है? एंगल सबटेंडेड बाय द फाइनल इमेज टू द एंगल सबटेंडेड बाय द ऑब्जेक्ट, यानी m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। तो मैग्निफिकेशन की डेफिनेशन वही हमारे पास जो बाकियों में हमने लिखी थी। ठीक है, यानी एंगुलर मैग्निफिकेशन भी इसको कई बार बोला जाता है। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि हम एंगल के टर्म में यहाँ पे मैग्निफिकेशन निकाल रहे होते हैं। ओके, अच्छा, अब उसके बाद क्या है इसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग यानी कि डेरिवेशन हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो हमने पीछे पढ़ा था कंपाउंड माइक्रोस्कोप में हम कितने लेंस यूज करते हैं? दो लेंस यूज कर रहे थे। जो हम ये डिवाइस पढ़ रहे हैं ना, यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप और ये एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग टाइप कंपाउंड माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप। रिफ्रैक्टिंग टाइप मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन वाला फिनोमिना हो रहा होता है। ठीक है, ऐसे भी हमारे पास टेलीस्कोप है जिसमें हम मिरर का यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप। ठीक है, तो ध्यान दो, अभी हम जो भी पढ़ रहे हैं वो सब कैसा है? वो सब रिफ्रैक्टिंग टाइप वाला है, यानी रिफ्रैक्शन हो रहा है लेंस के थ्रू, और तभी हम यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन यहाँ पर कर पा रहे हैं। तो ये जितने भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट्स, वो सारे सारे कैसे हैं? वो रिफ्रैक्टिंग टाइप जो है वो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। एक रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है, उसमें क्या होता है? हम मिरर का यूज करके इमेज को देखते हैं। ओके, उसके एडवांटेजेस होते हैं यहाँ पे कुछ। ठीक है, तो वो भी मैं यहाँ पे बता दूंगा। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर देखो, जो हमारे पास टेलीस्कोप होता है, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्किंग को यहाँ पे थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक है, कंस्ट्रक्शन वर्किंग में सबसे पहले यहाँ पर क्या है कि फिर से हम दो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, लेकिन किसका फोकल लेंथ बड़ा होता है इसमें? जो हमारा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसमें जो ऑब्जेक्ट की साइड में रहता है लेंस,
वो वाला बड़ा होता है, और जो आंखों के पास रहता है जिसको माई पीस बोलते हैं वो लेंस छोटा होता है। तो इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की साइड में है लेंस, जिसको हम ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, उसका फोकल लेंथ लार्ज होता है एज कंपेयर टू फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस या आई लेंस। जो आई लेंस होता है उसके कंपैरिजन में इसका फोकल लेंथ क्या होता है, लार्ज होता है, और इसका क्या होता है, स्मॉल होता है। कंपाउंड में इसका उल्टा था। तो यहाँ पर देखो ध्यान से, जो हमारे पास टेलीस्कोप रहता है वो कैसा दिखता है, कुछ इस टाइप का रहता है। तो ये हमारे पास क्या है, ऑब्जेक्ट की साइड में ना, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस हो गया। और जो ये आंखों की साइड में यहाँ पर जैसे रहता है यहाँ पर, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, वो हमारा आई लेंस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट की साइड वाला लार्ज होगा फोकल लेंथ, और जो आंखों के पास रहता है वो स्मॉल होता है। तो ये हमारा टेलीस्कोप होता है। कंपाउंड में जैसे इसका उल्टा होता है। अब इसमें हम रे डायग्राम कैसे बनाएंगे, तो इसको यहाँ पे ध्यान से समझना है। अब क्योंकि मैंने बोला कि हम एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पर रखा हुआ जो ऑब्जेक्ट है उसको देखते हैं। अब हमने पढ़ रखा है कि अगर लार्ज डिस्टेंस है, लार्ज डिस्टेंस मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस हम बोल सकते हैं। अब इनफाइनाइट डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ होगा, जैसे यहाँ पे समझना, अगर मान लो कि हमारे पास इनफाइनाइट डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, उससे जो भी रेज आएंगे वो रे हम कैसे मान लेते हैं, उन रेज को हम मान लेते हैं पैरेलल रेज। और जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी और अगर वो कॉन्वेक्स लेंस से पास होंगी तो सारी की सारी कहाँ मीट करेंगी, वो सारी की सारी मीट कर जाएंगी फोकस पर। और फोकस पे जो इमेज बनेगा वो तो पॉइंट साइज का बनेगा। तो यहाँ पे अब एक दिक्कत आती है कि यहाँ पे जो पैरेलल रेज आती है, क्योंकि देखो हम जितने भी कोई सा भी जो फार डिस्टेंस यानी बहुत दूर डिस्टेंस पर रखा गया है ऑब्जेक्ट, उससे हमेशा पैरेलल रेज ही आएंगी। अब पैरेलल रेज अगर आती हैं तो वहां वो अगर एक यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस से पास होंगे तो हमेशा क्या करेंगे, फोकस पे मिलेंगे। और फोकस पे मिलेंगे तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट बनाएगा, एक पॉइंट साइज का इमेज बनाएगा, जो कि हमारे मतलब देखने लायक रहेगा ही नहीं। एक पॉइंट हमें, एक डॉट हमें दिखाई देगा, तो उससे हमारा क्या फायदा। ठीक है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम, जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होते हैं उसमें हम ना किसी एंगल पर इंसिडेंट कराते हैं पैरेलल रेज को। पैरेलल रेज को मतलब जो हमारा लार्ज डिस्टेंस पर रखा हुआ होता है ऑब्जेक्ट, उससे पैरेलल रेज तो आ रही है, लेकिन उन पैरेलल रेज में और लेंस के बीच में हम ऐसा एंगल बनाते हैं कि वो किसी एंगल पर उस लेंस के ऊपर इंसिडेंट करें। जैसे कि तुम देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे सीधे पैरेलल पैरेलल रेज नहीं बनाए थे, मैंने कैसे बना रखे यहाँ पे, किसी एंगल पर आते हुए दिखाए। क्यों दिखाए, इसका यही रीजन था कि अगर सीधे हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लेके जाते हैं ना बहुत सारे रेज को, तो सारे के सारे कहाँ मिल जाते हैं, वो सारे के सारे उसके फोकस पे आके मिल जाते हैं। और उसके फोकस पे आके मिलते तो यहाँ पे एक पॉइंट बनाते। अब पॉइंट साइज का एक इमेज हमारे किसी काम का नहीं, एक डॉट हमारे वहां पे किसी काम का नहीं था, ठीक है, जिसे हम देख ही नहीं पाते। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर इन रेज को किसी एंगल पर इंसिडेंट कराते हैं, यानी जितनी भी जो भी रेज आती है यहाँ पर उस लेंस के ऊपर किसी एंगल पर, जैसे यहाँ पे हमने मान लिया अल्फा एंगल पर इंसिडेंट करती है। ठीक है, तो पहला पॉइंट ध्यान रखना कि यहाँ पर हम किसी एंगल पर क्यों इंसिडेंट कराते हैं, वो इसीलिए क्योंकि अगर लेंस के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, यानी ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है ना, इस प्रिंसिपल एक्सिस के अगर पैरेलल रेज आती तो सारी सारे फोकस पे मिलती है, एक पॉइंट इमेज बनाती। तो इसीलिए हमने क्या करा, इन पैरेलल रेस को किसी एंगल पे इंसिडेंट कराया। कैसे, लेंस को हम मोड़ सकते हैं, लेंस को तो हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो लेंस को ही हमने किसी इस तरह से रखा कि वो यहाँ पे अल्फा एंगल बनाए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि हमने यहाँ पर इन रेस को किसी एंगल अल्फा पर इंसिडेंट कराया। तो अब यहाँ पे इसके इमेज को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अलग से यहाँ पे एक पहले डायग्राम बनाता हूँ, फिर मैं इसको यहाँ पे समझाऊंगा। यहीं पे बना देता हूँ मैं, ठीक है, वो सही रहेगा। चलो अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे पहले हमारा जो जो एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप होता है उसमें ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकल लेंथ बड़ा होता है कि आई लेंस का फोकल लेंथ बड़ा होता है, ये बताओ। ऑब्जेक्टिव का। ऑब्जेक्टिव का। और कंपाउंड माइक्रोस्कोप में किसका फोकल लेंथ बड़ा होता है, ऑब्जेक्टिव का आई कि का। आई का, आई का। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि तुम्हें इन्हें थ्योरी में थोड़ा लिखना है बना कर, जैसे यहाँ पे कंस्ट्रक्शन थ्योरी लिखोगे ना, तो इन सब में तुम्हें थ्योरी में यही सब पॉइंट लिखने हैं
कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप कंसिस्ट ऑफ टू कॉन्वेक्स लेंसेज। ठीक है, अगर एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप बोलेंगे तो इन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप ऑब्जेक्टिव लेंस हैज हायर या लार्ज फोकल लेंथ एज कंपेयर टू दी आई लेंस। ठीक है, तो ये इस तरह से तुम्हें यहाँ पर थोड़ा वर्डिंग में लिखना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन वर्किंग। ठीक है, तो ये अपने आप से लिख सकते हो उसमें बना करके, तो इसीलिए मैंने यहाँ पर वो थ्योरी लिखा नहीं है ज्यादा, ताकि वरना बहुत ज्यादा ऐसे हो जाता कंजेस्टेड। ठीक है, तो ये थोड़ा बहुत बना बना के इसमें लिखा जा सकता है। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, इसको बनाते हैं, ऐसे लेता हूँ। ये हमारे पास एक लेंस ले लिया हमने, कॉन्वेक्स लेंस लिया है इस तरह से, जिसका फोकल लेंथ काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू दी आई लेंस। ठीक है, और हम यहाँ पर क्या कहते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सिस ये ले लेते हैं, ये हमारे लिए है मान लो प्रिंसिपल एक्सिस, और हम यहाँ पर रेस को किसी एंगल पर इंसिडेंट कराते हैं। तो यहाँ पर मैंने इंसिडेंट कराया इस तरह से, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया इसका, इस तरह से हम यहाँ पर ऐसे इंसिडेंट कराते हैं। ठीक है, अब देखो जब ये हमने इन रेस को इंसिडेंट कराया है, ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हो ये वाला हमारा एंगल कितना है, अल्फा बना है। यहाँ पर भी वही अल्फा बना है, कैसे, अगर ये पैरेलल लाइन मान लेंगे तो ये वाला हमारा कितना होगा, ये भी अल्फा होगा। यहाँ पर ऐसे पैरेलल लाइन मान लिया तो ये भी क्या होगा, अल्फा होगा। तो देख सकते हो जितनी भी रेज आएंगे वो सभी अल्फा एंगल पर ही आएंगी, तो किसी भी एक अल्फा को रेफरेंस लेके हम समझ सकते हैं। अब जितनी भी पैरेलल रेज आती है वो मिलती कहाँ है, वो मिलती तो फोकस पर ही है। तो इस लेंस का फोकस जो होगा वो कहाँ पे होगा, तो मान लेते हैं यहाँ पर है और यहीं कहीं पर है। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं ये कहीं फोकस है ना। तो यहाँ पे ये रेज आई हैं, अब ये मिलेंगी कहाँ, अब ये इस लेंस के थ्रू अंदर जैसे रिफ्रैक्ट होके जाएंगी तो कहाँ मिलेंगी, तो ये तो फोकस पे मिलेंगी। लेकिन अब की बार ये इस पॉइंट पर आगे नहीं मिलेंगी, वो यहाँ पर फोकस से मिलेंगी बट यहाँ पे कुछ नीचे। तो ये कैसे आएंगी, तो ध्यान दो जरा, ये ऐसे सीधे सीधे यहाँ पर आ गए ऐसे, और ये रिफ्रैक्शन होगा यहाँ पे ऐसे मिलेगा। थोड़ा टेढ़ा हो गया है लेकिन ध्यान देना जरा, इस टाइप का। तो देख सकते हो ये बिल्कुल फोकस के नीचे ही यहाँ पर आकर के जस्ट मिलते हैं। ये वाला, तो ये हमारा फोकस है, किसके लिए, कौन सा लेंस है ये, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट की साइड में है ना, तो इसको हम बोलेंगे एफओ। एफओ मतलब फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। तो देखो ध्यान से, किसी एंगल पर लेने से क्या होता है, तो ये फोकस पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं बनाते बल्कि एक ऐसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं जिसकी कुछ ना कुछ यहाँ पे हाइट भी हमें मिलती है, मतलब उसका कुछ साइज भी हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इसकी कुछ हाइट भी मिल गई। ठीक है, तो यही रीजन था कि इसको हम किसी एंगल पर इंसिडेंट कराते हैं। अब ये जो हमारे पास बना है ये इमेज, इसको हम नाम देंगे क्या, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर ए बी। ठीक है, अब क्योंकि इनफाइनाइट से वो रेज आ रही थी तो वहां पे हमने कहीं ए बी नाम दिया नहीं था उस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, तो जो भी इसीलिए पहला इमेज हमारा बना है उसी को हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पे, ए बी। अब इसको हमें लार्ज करके देखना है ना। अब लार्ज करके देखना है तो इसके लिए क्या करेंगे, हम एक और लेंस का यूज करेंगे। ठीक है, तो हम एक और यहाँ पर लेंस लेने, कॉन्वेक्स लेंस लेने वाले हैं। ठीक है, तो उसको देखो कैसे हम बनाएंगे, और उसका फोकल लेंथ हमें क्या रखना है, छोटा रखना है।
तो यहाँ पर इस तरह से ये हमारा कौन सा लेंस हुआ, ये हो गया आई लेंस। ठीक है, तो आई लेंस है तो इसीलिए मैं यहाँ पर ई लिख देता हूँ। ओके, अब ध्यान देना, ये जो हमारे पास यहाँ पर इमेज बनता है ना, इसके बाद ये इमेज जो बना है वो इस लेंस के लिए किसके जैसे काम करेगा, ऑब्जेक्ट के जैसे काम करेगा। अब यहाँ पे ना दो केस हम बनाने वाले हैं और दो केस को यहाँ पढ़ने वाले हैं। एक ऐसा स्पेशल केस होगा जिसमें ये जो साइज जितना आया है ऑब्जेक्ट का उससे बड़ा करके हम देखने की कोशिश करेंगे, जिसको हम बोलते हैं स्पेशल केस। और एक केस दूसरा होगा जिसको हम बोलते हैं नॉर्मल केस, जिसमें जितना साइज ऑब्जेक्ट का रहता है यहाँ पे जो बना है उतने ही साइज का हम यहाँ पर क्या कहते हैं इसका इमेज बनाएंगे दूसरे लेंस की हेल्प से। तो यहाँ पे ना मैं दो केस पढ़ने होंगे, एक स्पेशल केस और एक पढ़ना होगा मैं नॉर्मल केस। तो पहले मैं तुम्हें स्पेशल केस ही बताऊंगा, क्योंकि स्पेशल केस समझ गए तो नॉर्मल केस बिल्कुल वहाँ पे आधा से ज्यादा जो डेरिवेशन है बिल्कुल सेम है। ठीक है, और स्पेशल केस अगर समझ आओगे तो नॉर्मल वाला आसान है, ईजी है। तो पहले यहाँ पे स्पेशल केस को यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो यहाँ पे जो रे डायग्राम बना रहा हूँ मैं वो स्पेशल केस वाला ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ तक समझ आ गया ना कि ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव लेंस था, ये रेज इस तरह से इंसिडेंट करी और इन्होंने क्या बना के दिया, हमें एक इमेज बना के दिया। कौन सा इमेज, ए बी। अब ये ए बी इमेज जो है वो इस लेंस के लिए, इस आई लेंस के लिए काम करेगा ऑब्जेक्ट का। अब इसके लिए ये इमेज मतलब जैसे कि इस इसका इमेज कैसे बनाएगा ये, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, रे डायग्राम बनाएंगे। फिर रे डायग्राम कैसे बनाओगे, तो हमने वही पढ़ रखा कॉन्सेप्ट कि सबसे पहले तो एक पैरेलल रे पास करो। तो पैरेलल रे यहाँ से पास करते हैं, तो ये सीधे सीधे एक पैरेलल रे पास करा हमने। ठीक है, अब पैरेलल रे जो भी होते हैं वो कहाँ से जाते हैं, वो जाते हैं फोकस से। तो यहाँ पर इसका जो फोकस होगा वो यहाँ पे मान लेते हैं कहीं पर है इस जगह पे, और इसका जो फोकस है यहाँ पे कहीं पर इस जगह पे है। ठीक है, तो अगर ये इस तरह से ये रेज गए है ना, यहाँ पे ये एरो जरूर बनाना, ही ध्यान रखना एरो बनाना जरूरी है, कई टीचर्स मार्क्स काट लेते हैं। तो ये हमने एरो बनाया है। ठीक है, तो ये एरो इधर बनाया। अब ये जो पैरेलल रे गया है ऐसे, ये क्या करेगा, जितने भी पैरेलल रेज वो फोकस से होकर जाती है। अब फोकस से होकर जाएंगे तो ये कैसे जाएगा, ये जाएगा कुछ इस तरह से, ऐसे पास हो जाएगा, आगे की तरफ चलता जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये कौन सा फोकस था, ये फोकस था आई लेंस के लिए, तो इसको क्या नाम दोगे, एफ ई। ये वाला फोकस भी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये क्या है हमारे पास, एफ ई। ओके, और ये वाला समझ आ रहा होगा, ये हमारा एफ ओ है। ठीक है, तो ये एफ ई अलग है, ये एफ ओ है। ठीक है, अब एक तो हमने रे पास करा पैरेलल जो कि फोकस से पास होके चला गया, एक कहाँ से पास करेंगे, इसके ऑप्टिकल सेंटर से। ठीक है, तो ये हम ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, तो ये ऐसे जाएगा ऐसे, और आगे की तरफ ये बढ़ते चला जाएगा, बढ़ते चला जाएगा ऐसे। ठीक है, तो बताओ जरा ये कभी आगे मिलेंगे क्या, ये कभी यहाँ पे आगे मिलेंगे, नहीं। नहीं मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि इनके बीच का डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है, देख सकते हो ये डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पर रियल में तो आगे जाके कहीं नहीं मिलेंगे, तो क्या करेंगे, इनको पीछे की तरफ मिलाएंगे हम। ठीक है, तो यहाँ पर इसको डॉटेड करो और पीछे की तरफ मिलाओ। ठीक है, तो ये हमने करा ऐसे डॉटेड यहाँ पर ऐसे, और इसको भी क्या करोगे, डॉटेड करोगे ऐसे, और यहाँ पे कहीं पे ये कट कर जाएगा। ठीक है, इस तरह से समझ आ गया, यहाँ पे ये कट कर गया, और जहां पे ये कट करेगा इस तरह से हम बना देंगे इसकी इमेज। ठीक है, अब इसका नाम कैसे रखोगे, नाम बताओ क्या होगा इसका, हमने इसको क्या नाम दिया था, ए बी, तो इसको क्या नाम दे देते हैं हम यहाँ पर, ए डैश, और इसको बी डैश। ठीक है, समझ रहे हो, तो ये हमारे पास ए बी नाम था, ये मैं लिख देता हूँ, ये ए, और ये वाला हमारे पास था बी। ये ए बी इमेज इसने बना के दिया था, और ये इमेज काम कर रहा था ऑब्जेक्ट जैसा इसके लिए, और इसने बनाया इसका इमेज कहाँ पर, यहाँ पे ए डैश बी डैश पे। तो फाइनली हमारा
ये जो क्या कहते हैं इमेज था, फाइनल इमेज वो तैयार हो गया है। ठीक है, अब समझना यहाँ पर, ठीक है, कि यहाँ पर हमें करना क्या है। देखो, जो हमारे पास ये फाइनल इमेज बना है ना, ये रहा। अब फाइनल इमेज जो है वो आई लेंस पर कितना एंगल बना रहा होगा, तो ये जो हमारे पास एंगल बना रहा है वो बना रहा है यहाँ पे, ये वाला देख सकते हो। इस एंगल को क्या नाम देते हैं, तो याद होगा मैग्निफिकेशन हमने पढ़ा था। मैग्निफिकेशन क्या होता है, मैग्निफिकेशन होता है बीटा बाय अल्फा। बीटा क्या होता है, बीटा होता है एंगल मेड बाय द फाइनल इमेज। फाइनल इमेज कहाँ पे है, ये रहा। तो फाइनल इमेज ने जो एंगल बनाया है वो ये रहा, है ना, किस पर, आई लेंस पर। तो इसको क्या नाम दे देंगे यहाँ पे हम, बीटा। और हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, तो ध्यान रखना जरा, ऑब्जेक्ट जो है हमारे पास वो तो इन्फानाइट पर है, और इन्फानाइट से जो रेज आ रही हैं वो किस एंगल पे इंसिडेंट कर रही हैं, वो अल्फा एंगल पे इंसिडेंट कर रही हैं। तो अल्फा तो मुझे यही दिख रहा है। अब ये जो अल्फा है ना, यहाँ पर अगर ये वाला अल्फा है तो मुझे बता सकते हो ये वाला एंगल कितना होगा, ये वाला छोटा सा जो एंगल है, अल्फा हो जाएगा, ये भी अल्फा हो, क्यों, वर्टिकली अपोजिट है। वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, इसी तरह से यहाँ भी देख सकते हो, अगर हम चाहते तो यहाँ पता करना, ये भी कह सकते थे क्या, ये भी अल्फा होगा, क्यों, वर्टिकली अपोजिट। यहाँ पे चाहते तो यहाँ पे भी अगर इसे हम पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं यहाँ पे, तो वे अल्फा। लेकिन क्योंकि हमें ये वाला अल्फा मिल गया तो हमें ना रेफरेंस लाइन सेम मिल गया। एक पॉइंट तो याद होगा, रेफरेंस लाइन सेम होना चाहिए। रेफरेंस लाइन सेम ने कहने का मतलब, अगर इसी का प्रोजेक्शन मान लो यहीं पर ले लेते हैं, ठीक है, तो इसी सेम लाइन से ही हमने यहाँ पर भी बनाया और यहाँ पे भी बनाया, तो कह सकते हो कि यहाँ पर रेफरेंस लाइन जो है बीटा और अल्फा, ये दोनों पॉइंट हमें मिल जाते हैं। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ध्यान रखना कि ये जो हमारे पास फाइनल इमेज है, फाइनल इमेज जो एंगल बना रहा है वो कितना है हमारे पास, वो बीटा है। और जो हमारा ये ऑब्जेक्ट था वो कितना बना रहा था, अल्फा, जो कि मैंने यहाँ पर ले लिया है। ठीक है, ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल था तो ये वाला। अब अल्फा और बीटा अगर दोनों मिल गए हमें, हमें मैग्निफिकेशन चाहिए। अब मैग्निफिकेशन मिलेगा कैसे, तो मैग्निफिकेशन मिलेगा हमें बीटा बाय अल्फा। ठीक है, ऐसे करके अब बीटा और अल्फा ये हम फाइंड करने वाले हैं। कैसे फाइंड करेंगे, तो इसको जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल यही रे डायग्राम हमने तैयार कर रखा है। ये देखो, इस तरह से एंगल इंसिडेंट हुआ किसी अल्फा पर, और इसने इमेज बनाया यहाँ पर, और ये हमारा फोकस कौन सा है, ये फोकस है एफओ। एफओ पर इसने बनाया कुछ नीचे, और ये जो लेंस है हमारे पास, ये आई लेंस है, और यहाँ पे एक पैरेलल रे पास करा, पैरेलल रे पास करा तो ये फोकस से होके गया, इसको पीछे की तरफ हमने मिलाया, और एक ऑप्टिकल सेंटर्स पास के पीछे की तरफ मिलाया यहाँ पे, तो ये इमेज बनाया। तो बिल्कुल यही डायग्राम हमने यहाँ पर बनाया था। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं इस डायग्राम के अंदर, समझ आ गया सभी को। यहाँ पे मैं ये आंखें बना देता हूँ। ठीक है तो समझ आ गया यहाँ पे, ये डायग्राम में कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। नो सर। ठीक है, आर्यन समझ आ गया, आर्यन आवाज आ रही है, कहाँ गायब हो गए चलो देखो ध्यान से। तो हमें निकालना है यहाँ पर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन निकालने के लिए बीटा और अल्फा चाहिए। बीटा अल्फा कैसे निकालेंगे, तो ये चीज को जरा ध्यान से समझना। ओके, देखो, सबसे पहले ये जो हमारे पास ये जो हमारे पास ट्राइंगल है, बीटा किस किस से हमें मिल रहा है, तो बीटा जो है हमें वो इस छोटे से ट्राइंगल से भी मिल रहा है हमें, बीटा हमें इस बड़े से ट्राइंगल से भी मिल रहा है हमें। ठीक है, तो दोनों ट्राइंगल से मिल रहा है। अल्फा कौन से ट्राइंगल से मिलेगा, अल्फा मिलेगा मुझे इस वाले ट्राइंगल से, देख सकते हो ये वाला जो ट्राइंगल है इससे हमें अल्फा मिल रहा है। हम बीटा के लिए कौन सा ट्राइंगल लें, ये छोटा वाला ट्राइंगल लें कि बड़ा वाला ट्राइंगल लें, ये जरा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाना यहाँ पे। हमें कौन सा ट्राइंगल लेना चाहिए, बीटा में तो दो ट्राइंगल आ रहे हैं, एक तो ये छोटा वाला भी ट्राइंगल आ रहा है और एक बड़ा वाला भी ट्राइंगल आ रहा है। ठीक है,
तो यहाँ पे कौन सा ट्राइंगल लिया जाए, तो हम वो ट्राइंगल लेने की कोशिश करेंगे जो कहीं ना कहीं अल्फा के साथ रिलेट कर जाए या कुछ टर्म्स कटपिट हो, ठीक है, क्योंकि बाद में हमें बीटा बाय अल्फा करना है, अपॉन में रखना है, तो हम वो चाहते हैं कि वो कटपिट हो। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा ना, हमें ये छोटा वाला ट्राइंगल ही लेना पड़ेगा। कौन सा, ये वाला, एक ये छोटा सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा हमें। और अल्फा के लिए कौन सा लेंगे, ये वाला लेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि ये ए बी जो है वो दोनों में कॉमन आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ए बी के कटने के चांसेस हैं। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम जानबूझ करके ना ये दो ट्राइंगल उठाते हैं। एक तो लेते हैं ए बी, और ये वाला हम एक पॉइंट ले लेते हैं। यहाँ पर हमने पॉइंट्स को क्या नाम रखा है, तो मैं वही पॉइंट के नाम रख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन भी ना हो। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ये हमारे पास यहाँ पर P1 और P2 रखा गया है, तो यहाँ पर मैं रख लेता हूँ इसको P1, और ये रख लेता हूँ मैं यहाँ पर P2। ओके, ताकि कंफ्यूजन ना हो नाम वगैरह में। तो ये P1 हमारे पास है और ये हमारे पास P2 है। तो सबसे पहले ये छोटा सा ट्राइंगल ले लेते हैं। कौन सा, ए बी P2, ए बी P2। बताओ मुझे, ट्राइंगल ए बी P2 में टेन बीटा क्या है, टेन बीटा क्या चीज है, ए AB अपॉन में BP2। हाँ, ए बी अपॉन में बी P2, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो ए बी अपॉन में बी P2, तो ये आ जाएगा ए बी अपॉन में बी P2। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, इसी तरह से मुझे बताओ, ट्राइंगल अल्फा चाहिए हमें। अब अल्फा किस ट्राइंगल से मिलेगा, ए बी P1। इस वाले में बताओ टेन अल्फा क्या है, ट्राइंगल ए बी P1 में टेन अल्फा बताओ क्या है। क्या होगा टेन अल्फा, AB अपॉन में P1, हाँ, BP1। ए बी अपॉन बी P1। फिर से, क्योंकि जब भी हम ऑप्टिकल डिवाइस से डील करते हैं तो उसमें एंगल क्या रहते हैं, स्मॉल रहते हैं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एज एंगल इज स्मॉल। अगर एंगल स्मॉल है तो टेन बीटा को हम ले सकते हैं बीटा, तो बीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए बी अपॉन में बी P2। और अल्फा, अल्फा क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन में बी P1। अब बीटा और अल्फा दोनों मिल गए, दोनों मिल गए तो हम क्या करेंगे, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, सीधे फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। तो m इज इक्वल टू, बीटा की जगह क्या रख लेंगे हम, बीटा की जगह रख लेंगे हम यहाँ पर ए बी अपॉन में बी P2, और अल्फा की जगह क्या रखोगे, ए बी अपॉन में बी P1। आप देख सकते हो एक टर्म तो कट रहा है, कौन सा, ये ए बी से ए बी हो गया कैंसिल, तो ये बी P1 को ऊपर भेज देते हैं, तो ये चला जाएगा बी P1 अपॉन में बी P2। अब ये बी P1 है क्या, बताओ मुझे, बी P1 क्या चीज है, बी P1 कहाँ दिख रहा है, बी P1, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। ये बी से लेकर के P1, ये P1 हमारे पास, तो ये बी P1 जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। लेकिन कौन सा, किसके ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, बताओ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, आई लेंस। अब ध्यान देना, जो आई लेंस के लिए ऑब्जेक्ट है वो तो ए बी है, ठीक है, तो डिस्टेंस तो यहां से होना चाहिए था ना, तो ये डिस्टेंस तो नहीं है, ये तो B से लेके P1 है। अब B P1 है, ये इमेज है इसके लिए, तो ध्यान रखना, ये B P1 यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि इमेज का काम करेगा इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो ध्यान देना, ये जो तुमने कहा ना B P1, ये यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि इमेज डिस्टेंस कहलाएगा फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। क्योंकि देखो यहां से यहां तक डिस्टेंस लिया गया, हम रेफरेंस किस लेंस का ले रहे हैं, हम रेफरेंस ले रहे हैं ऑब्जेक्टिव लेंस का। तो ऑब्जेक्टिव लेंस के ऑप्टिकल सेंटर P1 से B तक का जो डिस्टेंस है वो तो V है, और V किसके लिए, O के लिए, तो ये यहाँ पे कहलाएगा VO। तो ध्यान देना, ये इमेज डिस्टेंस है किसके लिए, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो तुम यहाँ पे क्या बोलोगे कि B P1 क्या है, इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव लेंस है और इस ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए तो ये ए बी इमेज हुआ ना, तो इसीलिए
यहाँ पे जो ये बी पी वन है ये इमेज डिस्टेंस कहलाएगा। तो इमेज डिस्टेंस किससे डिनोट करते हैं हम? v से डिनोट करते हैं। लेकिन प्लस का v कि माइनस का v? बताओ, ये बी पी वन प्लस का v आएगा कि माइनस का v आएगा? प्लस का। माइनस का, सॉरी प्लस का, बिल्कुल, क्योंकि हम इस लेंस का रेफरेंस ले रहे हैं ना, तो ये प्लस का आएगा, और ये इस राइट साइड में बन रहा है तो ये प्लस का आएगा। तो प्लस का आएगा, तो यहाँ पे बी पी वन की जगह क्या रखेंगे हम रखेंगे v। और कौन सा लेंस है ये? ऑब्जेक्टिव लेंस है, तो इसमें क्या लगा दो, एक छोटा सा o लगा देना, ठीक है, और ये पॉजिटिव का रहेगा। समझ आया ये वाला पॉइंट? प्रीति, आर्यन, समझ आ गया ये पॉइंट क्या मन रखा? यस सर। ठीक है, तो बी पी वन हमारे पास है इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, क्योंकि राइट साइड में बन रहा है तो इसीलिए हमने इसे लिया पॉजिटिव का। अब मुझे बताओ बी पी टू क्या है? बी पी टू, बी पी टू, बताओ बी पी टू क्या है? बी से लेके पी टू, समझ आ रहा है क्या दिख रहा है इसमें? बी पी टू कौन सा डिस्टेंस है ये? इमेज डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्या है? बताओ बताओ। ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू हो ऑब्जेक्ट जाएगा क्या? डिस्टेंस, हाँ, किस लेंस के लिए? आई लेंस के लिए। आई लेंस के लिए। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्योंकि हम इस लेंस का रेफरेंस ले रहे हैं। अब इस लेंस का रेफरेंस ले रहे हैं तो ये काम कर रहा है ऑब्जेक्ट का। तो बी पी टू है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस किससे दिखाते हैं हम? यू से दिखाते हैं। लेकिन प्लस का यू कि माइनस का यू? ये माइनस का हो माइनस जाएगा। का होगा, और क्योंकि आई लेंस है तो एक छोटा सा ई भी लगा लेते हैं इसमें। तो ये हमारा मैग्निफिकेशन मिला m इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में माइनस का यू ई। ठीक है, तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? यहाँ तक समझ आ गया? ठीक है प्रीति? यस सर। ठीक है, आर्यन समझ आया? आर्यन आवाज नहीं आ रही तुम्हारी? चलो देखो ध्यान से, यहाँ पर ये हमारा v नॉट बाय माइनस का यू ई ये आ गया है। इसको मैं यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट नाम दे दूंगा। ओके, अच्छा, तो ये जो हमारे पास यहाँ तक का डेरिवेशन है, देखो सेम हमने इसमें वही करा है। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है, फिर में m इज इक्वल टू बीटा बाय अल्फा। ठीक है, बीटा हमने निकाला, अल्फा निकाला, और इन दोनों की वैल्यूज को उठा करके फर्स्ट इक्वेशन हमने पुट करा है। और सेम यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है? ये आ गई है वी नॉट बाय माइनस का यू ई। ठीक है, अच्छा, अब उसके बाद आकर के क्या है कि अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम जो हमारे पास क्या कहते हैं स्पेशल जो केस है उसके लिए एक्सप्रेशन यहाँ पे निकालने वाले हैं। ठीक है, कुछ इस तरह का आएगा। तो यहाँ पर देखो जरा, ये स्पेस है मेरे पास, यहीं पे यूज कर लेता हूँ, इधर ही लिख देता हूँ। देखो यहाँ पर ये यहीं से हमारे पास स्टार्ट है स्पेशल केस वाला कॉन्सेप्ट। देखो जो ये वी नॉट है, ध्यान देना, ये वी नॉट है क्या? बता सकते हो वी नॉट क्या है? क्या बोल रहे हैं इसको हम? वी नॉट यहाँ पे क्या चीज है? इमेज डिस्टेंस है। इमेज डिस्टेंस। ऑब्जेक्ट। इमेज डिस्टेंस किसके लिए? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए, यही है। अब ध्यान दो, जो ये हमारा वी नॉट है इसकी वैल्यू ना फिक्स वैल्यू है। वो कैसे? तो मैंने कहा था जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं वो कहाँ पे मिलती हैं? वो कहाँ पे मिलती हुई नजर आती है हमें? कहाँ मिलती हैं? फोकस पे। फोकस पे। तो ये जो हमारा वी नॉट है, ये जो हमारा वी नॉट है, इसको अगर ध्यान दोगे तो ये हमेशा तो एफ ओ पर ही मिलेगा।
चाहे तुम यहाँ पे कोई सा भी एंगल ले लो, लेकिन आएंगे तो पैरेलल रेज ही, और जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो सारे की सारी बनाएंगी इमेज कहाँ पे, उसके फोकस पे आ, यानी देखो यहाँ पे फोकस से यहीं पे तो बनाया है पैरेलल में, तो देखो ध्यान से कहीं से भी यहाँ पे कितना भी एंगल लोगे तो ये सारे के सारे पैरेलल रेज जो भी आएंगे वो फोकस पे तो मिलेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ वी नॉट की, जो ये हमारा वी नॉट है, जो ये हमारा वी नॉट है, ये हमेशा किसके इक्वल रहेगा, ये हमेशा एफ ओ के इक्वल रहेगा। वो क्यों, क्योंकि जो भी इमेज बनाएगा ये पहला वाला लेंस, वो तो सारा का सारा अपने फोकस पे ही मिलेगा, बनाएगा यहाँ पे, यानी फोकस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस पर ही बनाने वाला, देख सकते हो यहीं पर ही है ना, इसके नीचे जस्ट बनाया ना उसने। तो ये चीज ध्यान रखना कि वी ओ की जो वैल्यू है वो हमेशा किसके इक्वल रखी जाएगी, एफ ओ के इक्वल रखी जाएगी। तो इसका मतलब हम यहाँ पे वी ओ की जगह क्या रख सकते हैं, एफ ओ रख सकते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया मैं। अब ये जो नीचे 1 अपॉन में यू ई है, ये यू ई क्या है, ये बताओ, यू ई क्या है, किस चीज को डिनोट कर रहा है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, आई लेंस के। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आई लेंस। अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ना, ये वाला, तो ये भी हमारा एक सिंपल लेंस है, और लेंस फॉर्मूला हम यूज कर सकते हैं टू फाइंड द वैल्यू ऑफ यू ई इन टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अब ऐसा क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखो ध्यान से, जब भी मैग्निफिकेशन निकालने जाओगे तो जनरली हमें लेंसेज के फोकल लेंथ पता होते हैं। अब लेंस के फोकल लेंथ अगर पता है तो मैग्निफिकेशन निकालना आसान हो जाता है। तो इसीलिए क्या करेंगे, हम इस UE को भी कन्वर्ट करेंगे इन द टर्म्स ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पर 1 अपॉन में यूई, या ये कह लो यूई की वैल्यू फाइंड करेंगे। कहाँ से फाइंड करेंगे, तो लेंस फॉर्मूला से। लेंस फॉर्मूला क्या था, तो लेंस फॉर्मूला हम पहले ही पढ़ चुके हैं, क्या होता है लेंस फॉर्मूला। तो फ्रॉम लेंस फॉर्मूला, यहाँ लिख देता हूं मैं, यूजिंग लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला हमने पढ़ा था, क्या था वो, 1 अपॉन में एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन में वी माइनस क्या था, 1 अपॉन में यू। और क्योंकि हम आई लेंस के लिए ये यूई की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे जितने भी ये यू वी हैं वो सब किसके लिए, आई लेंस के। तो एक छोटा सा ई यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे भी ई लगेगा और यहाँ भी ई लगेगा। हमें चाहिए क्या, हमें ना 1 अपॉन में यूई की वैल्यू चाहिए। 1 अपॉन में यूई क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो 1 अपॉन में ये लिख सकता हूँ क्या मैं, ऐसे बिल्कुल लिख सकता हूँ, इंटू में 1 कर दे तो 1 अपॉन में यूई, तो 1 अपॉन में यूई की वैल्यू तो हमें यहाँ पे फाइंड करी जा सकती है। तो इसको उठाओ इधर ले जाओ, इसको उठाओ इधर लेके आओ, तो ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 अपॉन में यूई इज इक्वल टू में 1 अपॉन में वीई, और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में एफ ई, ये आ गया। अब 1 अपॉन में यू ई की वैल्यू आ गई, 1 अपॉन में यू ई की वैल्यू आ गई, वी ओ की वैल्यू तुम्हें पता ही है, वी ओ की वैल्यू क्या, एफ ओ है। तो यहाँ पे इन दोनों की वैल्यू, यहाँ पे ये दोनों पुट करने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से, फर्स्ट इक्वेशन में देख सकते हो हमारे पास जो वी ओ है और यू ई है ना, वी ओ और यू ई, उन दोनों की वैल्यू को हम पुट करने वाले हैं। तो रखते हैं, ये आ जाएगा m इज इक्वल टू वी ओ, वी ओ की जगह क्या रखोगे, एफ ओ, तो ये आ गया एफ ओ, ठीक है। और ये माइनस भी है, यहाँ पे माइनस को मैं आगे रख लेता हूँ, तो ये माइनस को मैंने रखा आगे, और इनटू में 1 अपॉन में यूई, 1 अपॉन में यूई की वैल्यू क्या है, तो 1 अपॉन में यूई की वैल्यू है 1 अपॉन यू, ये रहा हमारे पास, तो ये रखेंगे हम 1 अपॉन में वीई माइनस में 1 अपॉन में एफ ई, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है। यहाँ पर एक काम थोड़ा सा और करना है, आ गया हमारा ऑलमोस्ट ये फॉर्मूला। ये माइनस को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं बस, एक्सप्रेशन को, इस माइनस को ना अंदर भेज दो। ये माइनस जैसे ही अंदर जाएगा तो जो नेगेटिव का वो पॉजिटिव का हो जाएगा, जो पॉजिटिव का वो नेगेटिव का हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू में, ये एफ ओ वैसे ही रखा मैंने यहाँ पर, ठीक है, इनटू में ये माइनस अंदर गया तो ये माइनस को कर देगा प्लस, तो ये 1 अपॉन में एफ ई में रख लेता हूँ पहले, ठीक है। और यहाँ पर माइनस, माइनस में क्या आ जाएगा, 1 अपॉन में वीई, 1 अपॉन में वी, समझ आ रहा है क्या करा मैंने, माइनस को अंदर भेजा, जो नेगेटिव का था वो पॉजिटिव का हो गया, जो पॉजिटिव का था वो नेगेटिव का हो गया, ओके। अच्छा, अब थोड़ा सा एक और बस मॉडिफिकेशन कर रहे हैं हम यहाँ पर, वो क्या चीज, कि मैं यहाँ पर ना ये एफ ई को भी बाहर लाना चाहता हूँ। अब एफ ई को कैसे बाहर ला सकते हो, तो ध्यान दो, हम एफ ई को कॉमन ले लेते हैं इन दोनों में से। अब यहाँ तो मुझे एफ ई दिख नहीं रहा, अगर एफ ई नहीं दिख रहा तो क्या करेंगे, एफ ई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे,
तो यही यहाँ पे काम करने वाले हैं क्या, कि हम इसमें FE से मल्टीप्लाई और FE से डिवाइड कर देंगे। अब ऐसा करने से होगा क्या, ये वाला टर्म यहाँ से कॉमन आ रहा है, यहाँ से और यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो एक्सप्रेशन थोड़ा आसान सा दिखेगा हमें, जिसे आसानी से याद करा जा सकता है। तो ये आ गया FO, और इसमें से हमने ये और ये चीज कॉमन ले लिया, तो क्या आ जाएगा, ये FE आ गया बाहर। क्या बच जाएगा फिर यहाँ पर, तो ये रह जाएगा 1 माइनस का, यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, एक तो ऊपर FE बचा, तो FE, और नीचे क्या बच गया हमारे पास, VE। ठीक है, तो यही हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन आ गया जो हमें चाहिए था, जिसको हम आसानी से याद भी रख सकते हैं। कैसे, तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू FO अपॉन में FE। FO क्या है इसमें, तो FO था फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, FE क्या है, फोकल लेंथ फॉर आई लेंस, और 1 माइनस में FE अपॉन में V। FE क्या है, फोकल लेंथ फॉर आई लेंस, और VE क्या है, VE इज द इमेज डिस्टेंस फॉर द आई लेंस। तो यहाँ पर इमेज डिस्टेंस आई लेंस के लिए हमें मिल गया। ठीक है, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, ये वाला समझ आ गया डेरिवेशन, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। भैया एक बार फिर से समझा दो स्पेशल केस का। यहाँ पे, यहाँ से बताऊं, देखो सबसे पहले यहाँ तक समझ आ गया, मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या था, VO अपॉन में माइनस का UE। हम क्या करेंगे, VO की वैल्यू और 1 अपॉन में UE की वैल्यू को निकालेंगे। VO क्या है, VO है हमारे पास इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस। अब जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ये हमेशा इमेज कहाँ बनाएगा, ये हमेशा इमेज बनाएगा फोकस पर, क्योंकि कैसी भी पैरेलल रेज हो वो सारी सारी यहाँ पे कहाँ पे, फोकस पे ही तो आके मिलनी है। यहाँ पे बस हमने किसी एंगल पे लिया है, तो देखो फोकस से जस्ट यहाँ पे नीचे मिला है, लेकिन है तो फोकस पर ही, तो यहाँ पर फोकस वाले लाइन पर ही है ना। तो इसीलिए हम क्या बोलते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव लेंस है ना वो हमेशा अपने इमेज को फोकस पर ही बनाने वाला है। अगर फोकस पे बनाने वाला है तो वहाँ पे VO को किसके इक्वल रख सकते हैं हम, VO को रख सकते हैं FO के इक्वल। मतलब जो ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए इमेज होगा वो हमेशा हमेशा फोकस पे ही मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, VO की जगह FO रख सकते हैं। तो हमने VO की वैल्यू तो फाइंड कर ली, VO की वैल्यू क्या आ गई, FO। अब 1 अपॉन में UE की वैल्यू कैसे निकालोगे, तो 1 अपॉन UE की वैल्यू निकालने के लिए हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। क्यों लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि इस लेंस के लिए ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं जूम करके, तो बेसिकली हम लेंस फॉर्मूला की हेल्प से ये 1 अपॉन UE फाइंड कर सकते हैं आसानी से। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पर लेंस फॉर्मूला यूज कर लिया पुराना वाला जो हमारे पास था, क्या था लेंस फॉर्मूला, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन में यू। अब यहाँ पर जो हमारे पास ये V है, U है, F है, उन सभी के साथ E लगा लेंगे। E मतलब आई लेंस की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब 1 अपॉन में UE मुझे यहाँ दिख रहा है, 1 अपॉन में UE की वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसको उठा करके इधर भेज देंगे, इसको उठा के इधर ले आएंगे, तो 1 अपॉन में UE किसके इक्वल आ गया, इसके इक्वल आ गया। तो 1 अपॉन UE की वैल्यू भी हमें मिल गई, ये वाली वैल्यू है, तो 1 अपॉन UE की वैल्यू ये पूरी रख दो, ठीक है। तो ये हमने क्या करा, यहाँ पर 1 अपॉन UE था ना, इसकी जगह पुट कर दिया, VO की वैल्यू क्या पुट कर दिया, FO। तो ये दोनों वैल्यू को जैसे हमने रखा तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई, ठीक है। अब ये वैल्यू आने के बाद जस्ट हमने सिंप्लीफाई करा है। कैसे सिंप्लीफाई करा है, यहाँ तक समझ आ गया। भैया ये एफओ इसमें माइनस का कैसे हुआ? ये वाला, ये वाला FO, ये जो था हाँ ना ये हमारे माइनस पहले का कैसे पहले हुआ? से माइनस जो था ना हमारे पास, उसी को मैंने आगे रखा है। ये देखो नीचे था ना माइनस हमारे पास, ये, तो ये माइनस का जो था उसको ही मैंने आगे कर दिया है और कुछ नहीं। आया समझ, यहाँ देखो, हाँ ये आगे। मैग्निफिकेशन में हमारे पास था ना VO अपॉन माइनस का UE। हाँ, तो ये माइनस को उठा के बस मैंने से आगे रख दिया और कुछ नहीं। ओके, ठीक। ठीक। अब यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट करने के बाद बस माइनस को अंदर भेजा, माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस का, और जो प्लस का था वो हो जाएगा माइनस का। अब दोनों में से हमने कॉमन लेना है FE। FE कॉमन कैसे लेंगे, तो इसमें FE दिख नहीं रहा था हमें, तो FE से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया हमने, मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो यहाँ से FE कॉमन आ रहा है अब, तो इन दोनों में से हमने FE को ले लिया बाहर, क्या बच जाएगा 1 माइनस में FE अपॉन में V। तो यही हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया, जिसमें FO क्या है, फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्टिव लेंस, FE क्या है इसमें, फोकल लेंथ फॉर आई लेंस, और यहाँ पे VE क्या है, VE है हमारे पास इमेज डिस्टेंस फॉर दी आई लेंस। तो इस फॉर्मूले को याद कर लो फटाफट से और सुनाओ। ठीक है, जल्दी से याद करो, सुनाओ।
हो गया यार? भैया याद हो गया। हो गया? चलो सुनाओ हाँ। जरा, क्या था हमारे पास मैग्निफिकेशन इन केस ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप? मैग्निफिकेशन इज इक्वल्स टू फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस अपॉन में फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस। उसके बाद ब्रैकेट में 1 माइनस फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस अपॉन में इमेज डिस्टेंस ऑफ आई लेंस। आई लेंस, ठीक है। यानी हमारे पास m इज इक्वल टू क्या था, एफ ओ अपॉन में एफ ई इंटू में 1 माइनस में एफ ई अपॉन में वी, ठीक है। चलो सुनाओ प्रीति। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू में एफ ई अपॉन एफ ओ अपॉन में एफ ई ब्रैकेट में 1 माइनस एफ ई अपॉन में वी ई। अच्छा, वी ई क्या है इसमें? इमेज डिस्टेंस ऑफ आई लेंसेज। एफ ई क्या है? फोकल लेंथ फॉर आई लेंसेज। हाँ, एफ ओ क्या है? एफ ओ फोकल लेंथ फॉर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाँ, सॉरी ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। चलो गुड। तो ये हमने कर लिया। अब उसके बाद ये तो हमने स्पेशल केस पढ़ा, ठीक है। अब स्पेशल के बाद हमारे पास आता है नॉर्मल केस, ठीक है, नॉर्मल एडजस्टमेंट जिसको हम बोलते हैं। तो देखो ध्यान से, ये स्पेशल केस वाला था हमारे पास, जिसमें हम उसको ना बड़ा करके देखते हैं। मतलब जितना इमेज हमारे पास पहला लेंस देता है उसको हम बड़ा करके देखते हैं, तो वो स्पेशल केस बन जाता है। अब क्या करेंगे कि जितना हमें ना इमेज पहले लेंस ने बना के दिया है ना, उतना ही हम यहाँ पर उसकी इमेज दूसरे लेंस से भी बनाएंगे, ठीक है। तो वो हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है, ठीक है। तो उसको हम यहाँ पे पढ़ने वाले थे। देखो ध्यान से, पहला जो हमने पढ़ा वो स्पेशल केस था, ठीक है। तो ये पूरा क्या था हमारे पास, स्पेशल केस या स्पेशल एडजस्टमेंट बोलते हैं। अब जो नॉर्मल केस है वो बहुत ही आसान है ना। जब ये समझ गए तो वही बहुत इजी है। बस डायग्राम में थोड़ा सा चेंज आएगा। वो क्या चेंज आएगा तो मैं यहीं पर ही बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ध्यान से समझना। जैसे कि हमने अभी यहाँ पर मैं कलर ये यूज कर लेता हूँ, ऐसा देखो। जो हमारा नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है उसमें डायग्राम में क्या चेंज आता है, तो जितना यहाँ पर ये क्या कहते हैं हमारे पास इमेज बनता है, उतना ही इमेज यहाँ पे भी बनेगा। ये भी लेंस बनाएगा। वो कैसे बनाएगा, तो इस चीज को बड़े ही ध्यान देना कि यहाँ पर पहले वाला लेंस क्या करेगा, जो भी इस तरह से रेज आएंगे उनको कहाँ पर मिलाएगा, उनको मिलाएगा अपने फोकस पर। यहाँ पे मिला दिया उसने, तो यहाँ पे इमेज बना के दे दिया। अब ये वाला लेंस क्या करता है, ये वाला लेंस जो है वो हम पीछे थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। मतलब इसको क्या करते हैं, यहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आते हैं, हल्का से इधर एडजस्ट करते हैं। अब ऐसा करने से होगा क्या, तो ध्यान देना। यहाँ पर इस रेस को मैं हटाने वाला हूँ। ठीक है। तो यहाँ पर इस लेंस को मान लो हल्का सा हम पीछे लेके आते हैं। हल्का से पीछे अगर लेके आते हैं तो क्या होता है, ये फोकल लेंथ भी पीछे आएगा और ये वाला फोकल लेंथ थोड़ा सा यहाँ एडजस्ट हो जाएगा। तो समझना, इमेजिन करना कि मैंने यहाँ पर इस एफ ई इसको थोड़ा सा पीछे करा, तो एक ऐसा टाइम आएगा जहां पर एफ ओ है वहीं पर ही इसका फोकस भी एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ पर ऐसा होता है कि इसका फोकस, मतलब किसका, ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस और आई लेंस का फोकस दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, ठीक है। अगर कोइंसाइड कर गए तो क्या होगा, तो ध्यान देना। अगर ऑब्जेक्टिव लेंस का फोकस और आई लेंस का फोकस कोइंसाइड कर गए तो इसका ये मतलब हुआ कि पहले वाले लेंस ने जो इमेज बनाया है वो एफओ पे बनाया,
साथ ही साथ में FE पे बना दिया। और अगर FE पे बना है इमेज, यानी कि इस लेंस के फोकस पर ही हमने क्या कर दिया है, ऑब्जेक्ट को रख दिया है। अगर किसी लेंस के फोकस पर ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उसकी इमेज कहाँ पे बनती है, ये हमने पढ़ा था, ध्यान दो। इनफाइनाइट से आने वाली जितनी भी रेज होती हैं वो फोकस पे मिलती हैं, और अगर फोकस पे ही हमारा ऑब्जेक्ट होगा तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे। तो यही होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट में कि दोनों के फोकस कोइंसाइड करते हैं। इसका ये मतलब है कि इस वाले लेंस के केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो इसके फोकस पे रखा है, और अगर फोकस पे रखा हुआ है तो उस केस में जो हमारा इमेज बनेगा वो बनेगा इनफाइनाइट पे। वो इनफाइनाइट पे कैसे बनता है, तो यहाँ पे देख सकते हो, ये सीधे सीधे जैसे कि एक तो हम ऐसे पास करेंगे, एक पास करेंगे हम यहाँ पर पैरेलल रेज, ऐसे पैरेलल रे पास करते हैं, और जैसे ही पैरेलल रे पास करते हैं तो ये फोकस हमारा थोड़ा सा यहाँ पर, ये हम यहाँ पर पीछे बना लेते हैं, हल्का सा शिफ्ट करा था हमने तो इसीलिए ये बनेगा ऐसा, ऐसे जाएगा, ठीक है। ये पैरेलल रेज आई, और ये पैरेलल रे कहाँ से पास हो जाएंगी, फोकस से, ये इस तरह से जाती है। अब ये दोनों पैरेलल रेज तो पैरेलल ही जा रही है, मतलब यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्टिकल सेंटर से गई, एक फोकस से गया, ऐसे जाती हैं। अब इसको भी अगर पीछे की तरफ मिलाएंगे ऐसे, और इसको भी पीछे की तरफ अगर मिलाओगे ऐसे, तो फिर भी क्या कभी मिलेंगी, कभी नहीं मिलेंगी। यहाँ पर ये देखो, ये यहाँ पर कभी भी मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये पैरेलल इधर भी है, पैरेलल इधर भी है। पैरेलल इधर ही, पैरेलल जाने का मतलब हम क्या बोलते हैं कि जो इसकी इमेज बनेगी ना वो भी इनफाइनाइट पे बनती है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में यही फर्क हो जाता है, यानी ये डायग्राम हमारा तैयार हो जाता है, बन जाता है। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट में, नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो हमारी इमेज बनती है वो कहाँ बनती है, नॉर्मल एडजस्टमेंट हमारी इमेज बनती है इनफाइनाइट पे, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखना। स्पेशल केस में क्या होता है, स्पेशल केस में लीस्ट डिस्टेंस यानी मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस पर हम बनाते हैं इमेज को, लेकिन जो नॉर्मल एडजस्टमेंट होता है उसमें हमारा इमेज बनता है इनफाइनाइट पे। मतलब हम इनफाइनाइट पे रखे हुए किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और उसकी इमेज भी कहाँ पे बनेगी, इनफाइनाइट पर ही बनेगी। तो इसीलिए इसमें ये रे डायग्राम इस तरह का होता है। तो हमें क्या क्या चीज देखा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो FO और FE का फोकल लेंथ होता है वो दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं, और जो फाइनल इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट पर ही बनेगा। अब यहाँ पर अगर ध्यान दोगे तो रेफरेंस जो एंगल वगैरह लिया ना बिल्कुल सेम यही रहेगा। कैसे, तो यहाँ पर ये फाइनल इमेज हम इसको मान रहे हैं, और ये हमारा बीटा बना रहा है, ये हमारा अल्फा बना रहा है, तो सारा कुछ सेम सेम रहेगा। बस यहाँ पर ये इस तरह से पैरेलल रेज बन जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसमें इमेज बना के दिखाया है, और इसका एकदम क्लियर सा डायग्राम यहाँ पर नीचे बना रखा, जो कि तुम्हें यहाँ पर पेंसिल से बनाना है, ठीक है। फाइनल पेपर में पेंसिल से ही बनाना। यहाँ पर ये दिखाता हूँ, ये वाला रहा, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल एडजस्टमेंट, जिसमें तुम देख सकते हो कि दोनों क्या है यहाँ पर पैरेलल पैरेलल यहाँ पे ऐसे जा रही होती हैं। तो ये पहले वाले लेंस ने बनाया यहाँ पर फोकस पर, और FO और FE एक हो गए, तो यहाँ पे एक पैरेलल रेस पास करी हमने, वो ऐसे गई, और ये वाली पैरेलल रेस ये ऐसे चली गई, ठीक है। ये एरोज जरूर लगाना, एरोज नहीं लगाओगे तो मार्क्स कटेंगे, ओके। तो यहाँ पर सभी में एरोज ऐसे जरूर लगाना है। और ये कहाँ पे बनी है इमेज हमारे पास, इनफाइनाइट पे बनी। तो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट है। अब ये जो नॉर्मल एडजस्टमेंट है इसकी डेरिवेशन डिक्टो सेम है, बिल्कुल वैसा जैसा हमने पहले पढ़ा, पहला पढ़ा कहाँ तक, यहाँ तक हमने मैग्निफिकेशन निकाला था ना, कौन सा, ये m इज इक्वल टू में क्या निकाला था, VO अपॉन में माइनस का UE, याद होगा, ये हमने पहली इक्वेशन बनाई थी। यहाँ तक ये वाला ये याद है, अभी जो हमने बनाया था m इज इक्वल टू VO अपॉन में माइनस का UE, जहाँ पे हमने VO और UE की वैल्यू निकाली थी, ध्यान है, ये वाला इक्वेशन, हाँ भैया। ठीक है। अब ये वाला इक्वेशन अगर ध्यान है तो मुझे बताओ ये VO क्या था, VO क्या है इसमें, इमेज डिस्टेंस फॉर इमेज डिस्टेंस फॉर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव लेंस। अब इमेज ऑब्जेक्टिव लेंस बना कहाँ रहा है ये मुझे बताओ। अगर हम नॉर्मल एडजस्टमेंट की बात करें, यानी जो ये ऑब्जेक्टिव लेंस है ये अपने इमेज को कहाँ पे बना रहा है, ये बना रहा है फोकस पे, है फोकस ना। पे।
किसके फोकस पे? अपने फोकस पे। तो इसका फोकस कौन सा है? इसका फोकस FO है ना? तो यहाँ पर हम क्या बोल सकते हैं? फिर से हम बोल सकते हैं कि जो यहाँ पर VO की वैल्यू है, जो यहाँ पर VO की वैल्यू है, वो किसके इक्वल हो जाएगी? वो इक्वल टू हो जाएगी FO के। लेकिन प्लस का FO या माइनस का FO? अच्छा, ये प्लस माइनस हम ले चुके हैं ऑलरेडी ना। हाँ, ये हम पहले ले चुके हैं माइनस प्लस। तो देखो FO, तो जहां पे VO है वहां पे क्या रख लेंगे? FO। ये UE की वैल्यू बताओ क्या है? UE क्या होगा? हम्म, UE क्या है इसमें? UE मानसी बताओ, प्रीति इसमें ये UE क्या है? आवाज आ रही है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, ऑब्जेक्ट आई लेंस। डिस्टेंस आई लेंस के लिए कितना है बताओ मुझे? इस केस में ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आई लेंस के लिए कितना है? ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा हुआ है आई लेंस के लिए? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है इसी के फोकस पे। हमने कहा था ना, नॉर्मल एडजस्टमेंट में जो FO होता है और FE होता है वो तो कोइंसाइड करते हैं। मतलब उस केस में इस लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो इसी के फोकस पे ही होता है। तो इसका मतलब तुम UE को क्या ले सकते हो? UE को लिख सकते हो FE। तो यहाँ पे एक बड़ा पॉइंट यही आता है कि जो हमारा VO है वो इक्वल टू हो जाता है FO के, और जो UE है वो हो जाता है FE के, क्योंकि दोनों फोकस कोइंसाइड कर गए थे ना। तो इसका जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होता है वो हमारा FE ही हो जाता है। तो बस दोनों वैल्यू इसमें पुट कर दो और हो गया डेरिवेशन। यही बस इसमें एक लास्ट पॉइंट था। यही दो छोटे पॉइंट को हम बस पुट कर देते हैं। तो जहां पे VO है वहां FO रख दो, जहां UE है वहां पे FE रख दो। तो एक्सप्रेशन क्या बनेगा हमारे पास? तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा, देखो VO की जगह रख देंगे हम क्या यहाँ पर? FO। और UE की जगह क्या रख दें हम यहाँ पर? UE की जगह हम रख देंगे यहाँ पर FE। और माइनस भी है तो माइनस भी लग जाएगा। तो ये सिंपल सा डेरिवेशन था। M इज इक्वल टू में माइनस का FO अपॉन में FE। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आ गया किस केस के लिए? नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। तो ये चीज ध्यान रखना, पेपर में क्वेश्चन में बोलेगा कि नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में हमारा मैग्निफिकेशन क्या होता है? तो वो होता है माइनस का FO अपॉन में FE। और उस वाले केस में क्या था? तो उस वाले केस में हमने निकाला था अभी FO अपॉन में FE इंटू में 1 माइनस में FE अपॉन में V। तो वो ध्यान रखना, उसका मैग्निफिकेशन अलग है और इसका मैग्निफिकेशन उससे ज्यादा आसान है, ईजियर है। तो माइनस का FO अपॉन में FE। तो ये समझ आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं? ये इसमें हाँ ठीक है। तो ये इसका मैग्निफिकेशन है। अब इसमें एक और छोटा सा पॉइंट है और इम्पोर्टेंट सा पॉइंट है। इसमें लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप भी पूछा जाता है। लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप कैसे निकालोगे? मुझे बता सकते हो इसमें लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप क्या होगा? लेंथ ऑफ टेलीस्कोप, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप। अब लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो है वो यहां से लेकर के यहां तक पूरी लेंथ होगी, है ना? दोनों लेंस के बीच का जो डिस्टेंस है वही लेंथ ऑफ टेलीस्कोप की लेंथ है। अब ये पूरी लेंथ हमें मालूम है, कैसे पता है? तो ध्यान देना, जो ये नॉर्मल एडजस्टमेंट का केस है वो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस तो मुझे मालूम है। यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है? तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस तो फोकस है। किसका फोकस? इस लेंस का। और उसके फोकस को हम किससे डिनोट कर रहे हैं? FO से डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस भी हमें मालूम है, वो क्या पता है? इसका फोकस है, वो क्या है? वो हमारा FE है। तो ये चीज ध्यान रखना कि जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप होता है नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में, वो दोनों फोकल लेंथ का सम होता है। यानी यहाँ पर FO प्लस में FE लिखते हैं हम। ठीक है, तो नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में क्या करेंगे? सिंपली दोनों का अगर फोकल लेंथ पता रहता है हमें, तो दोनों को ऐड कर दो, उससे हमें उस टेलीस्कोप की लेंथ मिल जाती है। तो कई बार न्यूमेरिकल में वो तुम्हें क्या दे देगा? किसी एक का फोकस दे देगा और लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप दे देगा, और वो तुमसे कुछ भी पूछ सकता है, इमेज डिस्टेंस बताओ, मैग्निफिकेशन बताओ। तो ये चीज ध्यान रखना, अगर ये दो चीजें पता है ना तो तुम आसानी से तीसरी चीज निकाल सकते हो, FO, इसका यूज करके। तो ये लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप ध्यान रखो क्या होगा? FO प्लस में FE, क्योंकि नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में दोनों फोकस कोइंसाइड करते हैं, और कोइंसाइड करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस FO होता है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस FE होता है। तो इसीलिए हमें लेंथ ऑफ टेलीस्कोप मिल जाता है FO प्लस में FE।
ठीक है। तो ये फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन का वो वाला फॉर्मूला, ये तुम्हें दोनों ध्यान में रखने हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट के केस में। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं? ये दोनों चीज समझ आ गया? ये समझ आया? मानसी, प्रीति, आर्यन? हाँ भैया। यस सर। ठीक है, चलो तो फिर जा करके ये हमारा क्या कहते हैं, ये टॉपिक का तो एंड हो गया, ये सारा हो गया क्लियर। बट मैं तुम्हें थोड़ा सा वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप वो बता देता हूँ। ठीक है, कई बार डिफरेंस वगैरह पूछे जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप ऑफ टेलीस्कोप? ठीक है, तो वो मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ यहाँ पर, वो एक बार देख लो, और इसके फिर न्यूमेरिकल थोड़े से कर लेंगे। और नेक्स्ट क्लास से हमारा फिर वेव ऑप्टिक स्टार्ट हो जाएगा, और इसका मैं अभी टेस्ट लूंगा फिर 1-2 दिन में। ठीक है, उसके बाद पेपर खत्म होगा नहीं खत्म हुआ, देखो। हमारे पास जो टेलीस्कोप होते हैं, यानी एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, वो होते हैं 2 टाइप्स के। कौन से 2 टाइप्स के होते हैं? एक होता है हमारे पास रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, और एक होता है रिफ्रैक्टिंग टाइप, रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, क्या फर्क है दोनों में? तो रिफ्रैक्टिंग जो भी हमने पढ़े वो सब कौन से थे? वो थे रिफ्रैक्टिंग टाइप के। रिफ्लेक्टिंग टाइप के जो टेलीस्कोप होते हैं, है ना, वो इनसे ज्यादा एडवांस होते हैं। वो कैसे? तो इसमें जो कुछ कमियां होती हैं वो इसमें पूरी कर दी जाती हैं। तो इसीलिए आजकल जो हम यूज कर रहे हैं वो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज कर रहे हैं। बड़े तौर पे अगर जैसे यूज करा जाता है तो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यूज करा जाता है। ठीक है, अब रिफ्लेक्टिंग जैसे नाम से मालूम चला, रिफ्लेक्टिंग टाइप में क्या होता है, हम मिरर यूज करते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, इसमें हम लेंस यूज कर रहे थे, इसमें हम कहीं ना कहीं मिरर यूज करते हैं। तो हमारे पास जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं वो होते हैं मेनली 2 टाइप के। एक होता है कैसिग्रियन और एक होता है न्यूटोनियन। ठीक है, तो इसमें हमारे पास 2 टाइप के रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होते हैं। एक को हम बोलते हैं न्यूटोनियन, न्यूटोनियन टेलीस्कोप, और एक होता है कैसिग्रियन। ठीक है, नोट्स में मैं अभी दे दूंगा, उसमें दोनों में आ जाएगा तुम्हारे प्रॉपर तरीके से इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, वो मैं सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो एक न्यूटोनियन होता है और एक कैसिग्रेन होता है। न्यूटोनियन टाइप में और कैसिग्रेन टाइप में कैसे कैसे होते हैं, तो यहाँ पर उसका मैं तुम्हें थोड़ा सा इमेज दिखाता हूँ। ये हमारे पास ये स्क्रीन पे दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है यहाँ पे? यस सर। हाँ, देखो हाँ ध्यान से, भैया। इसमें क्या करते हैं,
इसमें ना हमारा इस टाइप का ट्यूब जैसा शेप का होता है, ये इस तरह का कंटेनर। और इसमें हम क्या करते हैं, इसमें ना हम एक यहाँ पर मिरर यूज करते हैं। ठीक है, ये दिख रहा होगा यहाँ पर, ये हमारे पास इस तरह का एक कॉनकेव मिरर यहाँ पे यूज करा गया है। ठीक है, अब ये जो कॉनकेव मिरर यूज करते हैं तो ये कैसा होता है यहाँ पर कि सबसे पहले यहाँ पर ये रेज जो लाइट होती हैं वो इस तरह से एंटर करती हैं। ठीक है, इस तरह से ये एंटर करती हैं, और जो ये एंटर करेंगे पैरेलल रेज जाएंगी, वो इस मिरर से टकराती हैं, है ना। अब इस मिरर से टकराएंगे तो क्या होगा, ये मिरर से टकराने के बाद क्या होती है, हाँ, ये यहाँ पर इस तरह से कन्वर्ज होंगी। कन्वर्ज करने का मतलब क्या है, ये सारी की सारी पैरेलल रेज आएंगी, और जितनी भी पैरेलल रेज आएंगी वो सारी सारी क्या करेंगी, ये फोकस में मीट होना चाहेंगी। तो यहाँ पे इसका जो फोकस है, यहाँ पर हम ये हमारे पास एक छोटा सा यहाँ पर क्या होता है, प्लेन मिरर लगा हुआ होता है। ठीक है, यहाँ पे इस जगह पे प्लेन मिरर लगा हुआ होता है, और प्लेन मिरर क्या करता है, ये जितनी भी पैरेलल रेज आती हैं ये सारे की सारे यहाँ पे इकट्ठा होती हैं इस प्लेन मिरर के ऊपर। और जैसे ही प्लेन मिरर के ऊपर इकट्ठा होती है तो इस मिरर को थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं हम, और टिल्ट करते हैं तो ये इमेज भेजता है यहाँ पर इस जगह पर। ठीक है, इस तरह से क्या हुआ कि ये जितनी भी रेज आई, है ना, जितनी भी रेज आई वो सारी सारी से टकरा के यहाँ पर मिलती हैं, और ये सारी सारी रेज भेज जाती है यहाँ पर जो हम देख रहा होता है ऑब्जर्वर उसके पास। तो ये इस तरह से काम करता है। इसको मैं यहाँ पर प्रॉपर तरीके से थोड़ा बना के दिखाता हूँ अच्छे से, ताकि तुम्हें और क्लियरली समझ आ जाए। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, एक इस शेप का ट्यूब होता है, ये हमारे पास एक ट्यूब है। ओके, और इस ट्यूब के अंदर हम क्या करते हैं, हम यूज करते हैं मिरर। कौन सा मिरर यूज करते हैं, तो हम यूज करते हैं इसमें कॉनकेव मिरर। ये हमारा है एक कॉनकेव मिरर। ठीक है, ये हमारा एक कॉनकेव मिरर जो इसके अंदर हमने यहाँ पर ऐसे रख रखा है। ओके, अच्छा, अब इसमें क्या होती हैं, रेज आएंगी। कैसे, ये रेज आएंगी, जो रेज मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से जो निकलने वाली रेज है उसकी हम बात करें, तो किसी ऑब्जेक्ट से जो रेज आ रही होंगी वो इसके अंदर ऐसे आती हैं और इसके ऊपर पड़ेंगी। सेम यहाँ पर इस तरह से रेज आएंगी, ये ऐसे पड़ी, यहाँ पर ये इस तरह से रेज आएंगी, ये ऐसे इस तरह से रेज आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास आती है, मैंने कुछ रेज बनाई है। अब क्योंकि ये हमारे पास क्या है, कॉनकेव है, कॉनकेव क्या करता है, कन्वर्ज करने का काम करता है। कन्वर्ज करने का काम का मतलब ये क्या करेगा, इस रेज को भेजेगा और कहाँ मिलाएगा, फोकस पे, कहीं यहाँ पे मिलाएगा, मान लेते हैं यहाँ पे कहीं फोकस है, तो इसको यहाँ पर इस तरह से मिलाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे कहीं पे, ये इस जगह पे फोकस पे मिलाया, यहाँ पे मिलाता है। ठीक है, अब ये सारी सारी फोकस पे मिल रही है। अब ये फोकस पे मिल रही है, यहाँ पे तो हमारा ऑब्जर्वर है नहीं जो इसे देख रहा होगा, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ना एक हम प्लेन मिरर यूज करते हैं। प्लेन मिरर यूज करते हैं मतलब कि यहाँ पर ये ऐसा, ये हम प्लेन मिरर इस तरह का यूज करते हैं। अब ये प्लेन मिरर क्या करता है कि जो भी इस पे इमेज बन रही है ना उसका रिफ्लेक्शन बाहर भेजेगा। बाहर कहाँ पे, तो यहाँ पे हम एक ओपनिंग बनाते हैं, तो इस जगह पर हम एक छोटी सी ओपनिंग बना लेते हैं, है ना। इसको मैं यहाँ पर बताता हूँ, तो ये गैप है, ये समझ सकते हो, यहाँ पे हमारे पास ओपनिंग रहती है। तो ये जो भी इमेज आई ना उस इमेज को क्या करेगा, ये रिफ्लेक्ट करके बाहर भेज देगा यहाँ पे। तो ये इसकी इमेज यहाँ पर जा रही होती है, और यहाँ पे हमारा रहता है ऑब्जर्वर, यानी जो आईज बना देते हैं यहाँ पे हम, ये जो इसको देख रहा होगा। तो यहाँ पर ये इस तरह से इसको देख रहा होता है। तो ये होता है हमारा न्यूटोनियन टाइप का, यानी कि जो न्यूटन के टाइम का जो टेलीस्कोप था वो इसी तरह का था, जो रिफ्लेक्टिंग टाइप का था। उसमें क्या करते हैं वो कि इस तरह से एक जो पाइप के शेप का था उसके अंदर लाइट आ रही होती है, कॉनकेव मिरर से टकरा करके किसी एक पॉइंट पर मिल रही होती है, और उसी पॉइंट पर हमने अपना क्या रखा है, एक प्लेन मिरर रख रखा है। ये हमारा क्या है यहाँ पर, प्लेन मिरर, इसको हम बोलते हैं प्लेन
मिरर, ठीक है। और ये कौन सा मिरर है? ये हमारा है कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना। प्लेन मिरर का बस यही काम होता है कि जो इमेज बना है ना बस उसको बाहर भेजना है। तो ये हमारा एक गैप होता है जिसके थ्रू यहाँ पर रेस को बाहर भेजते हैं ताकि हम देख सके। अब क्योंकि ट्यूब के अंदर तो हम मतलब देख नहीं सकते ना, अगर मान लो इधर से देखने की कोशिश करें तो सारा लाइट को तो हम कवर कर लेंगे, तो अंदर तो लाइट ही नहीं जाएंगी, तो देखेंगे कैसे? तो इसीलिए क्या होता है कि इस ट्यूब के थ्रू इधर से रेज आई और ये रेज आकर के यहाँ पर क्या होता है इस फोकस से मिली, और इस फोकस से हमने क्या रखा? प्लेन मिरर। प्लेन मिरर ने क्या करा? लाइट को रिफ्लेक्ट करा बाहर की तरफ, यानी इमेज को रिफ्लेक्ट करा बाहर की तरफ जहां पे हम उसे देख पा रहे हैं। अब दूसरा जो होता है ये इससे एडवांस वाला होता है, जो कि होता है कैसिग्रेन टाइप का। कैसिग्रेन टाइप का जो होता है टेलीस्कोप, उसमें ना हम दो यहाँ पर क्या कहते हैं मतलब मिरर यूज करते हैं। यहाँ पे भी दो मिरर यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम प्लेन मिरर यूज कर रहे थे। उसमें क्या करते हैं? उसमें हम यहाँ पर एक डाइवर्जिंग मिरर यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या करेगा? वो यहाँ पर जो ये रेज आती हैं उसको ना बाहर की तरफ यहाँ पर मिलाने की कोशिश करेगा। वो कैसे? तो वो मैं तुम्हें यहाँ पर पहले दिखाता हूँ। ये समझ आ गया ये वाला पॉइंट? कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर? ये वाला पॉइंट समझ आया? मिरर, हाँ भैया। ठीक है ना? अच्छा, मैं तुम्हें पहले एक इमेज बना दिखाता हूँ। ये दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरह का हम यूज कर लेते हैं। इसमें इसमें क्या करते हैं तो देख सकते होगे, यहाँ पे मैं इसी इमेज में समझा देता हूँ। ये हमारे पास ट्यूब जैसा दिखता है ना, ये ट्यूब वाला। फिर से इसमें हमने कॉनकेव मिरर ही यूज किया है, और यहाँ पर ये वाला जो है हमारे पास, ये कॉन्वेक्स हम मिरर इस जगह यूज कर लेते हैं। अब इसका यूज करने का फायदा क्या होता है कि हमारे पास इस केस में इमेज ना शार्प और काफी ब्राइटर मिल जाती है। तो इसीलिए अब जो हम यूज करते हैं वो कैसिग्रेन टाइप का यूज करते हैं। तो कैसे काम करता है ये? तो देखो जितनी भी रेस थी ना वो ये पैरेलल रेस सभी सभी वैसे एंटर कर रही हैं, ठीक है। अब सभी की सभी वैसे एंटर कर रही हैं, तो क्या हुआ? इस कॉनकेव मिरर से टकराएगा। देखो यहाँ पे जितने पोर्शन पर ये मिरर रखा हुआ है उतने पोर्शन से तो लाइट नहीं आ रही है, तो इसीलिए गैप रहता है यहाँ पे देखो इससे पैरेलल रेस नहीं आ रही, इसके ऊपर ऊपर तो आ ही रही है, तो बहुत मतलब छोटा सा यूज करते हैं, बाकी काफी जगह रहता है जहाँ से लाइट आ सकती है। तो ये सारी सारी रेज ऐसे आएंगी, यहाँ पे टकराएंगी, टकराने के बाद क्या होंगी? ये सारे सारे इकट्ठा होने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। उससे पहले ही इधर ही हमने आगे रख दिया है एक यहाँ पे डाइवर्जिंग मिरर। डाइवर्जिंग मिरर मतलब कॉन्वेक्स मिरर जो होता है ना हमारा, वो वाला हमने यहाँ पे रख दिया है ऐसे इस शेप का। अब ये सारी सारी जो रेज इस पे टकराएंगी तो ये डाइवर्ज करेगा। डाइवर्ज करेगा मतलब फैला देगा। कैसे फैलाएगा? तो ये इस तरह से फैलाता है कि ये सारे के सारे तुम्हें ना बाहर इस पॉइंट पर आकर के मिलते हुए नजर आएंगे। यानी जितनी भी रेज आई सबसे पहले कैसे आई? पैरेलल आई, टकराई, टकराने के बाद इस पे टकराएंगे, और ये सारा ये क्या करेगा मिरर? ये वाला मिरर इन सभी को किसी एक ही पॉइंट पर, इकट्ठे पॉइंट पे मिला देगा, और यहाँ पे आईज रहेंगी मतलब जो इसको ऑब्जर्वर देख रहा होता है, तो यहाँ पर ये इमेज बन जाता है। तो यहाँ पे बीच में कटिंग करी जाती है बीच में ही, ताकि यहीं से इमेज को बनाया जा सके। तो ये थोड़ा एडवांस टाइप का होता है, और ये उससे ज्यादा शार्प इमेज देता है, ब्राइटर इमेज देता है, ठीक है। तो ये इसके एडवांटेजेस हैं। तो जो हमारा रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप होता है उसके क्या क्या मेन एडवांटेज होते हैं, तो ये चीज ध्यान रखना जरा। इसमें हमारे पास खास एडवांटेज ये है कि सबसे पहले ये जो क्रोमेटिक एब्रिविएशन होता है, क्रोमेटिक क्रोमेटिक एब्रिविएशन क्रोमेटिक एब्रिविएशन होता है, is not seen in reflecting type telescope। रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये समझ आना। ये मैंने लिख रखे हैं उसमें नोट्स में, मैं सेंड कर दूंगा। तो ये क्रोमेटिक एब्रिविएशन का मतलब समझना जरा, इस चीज को बहुत ध्यान से समझना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्रोमेटिक एब्रिविएशन, क्रोमेटिक मतलब होता है कलर, ठीक है। कलर मतलब बेसिकली अगर किसी भी लेंस से जब व्हाइट लाइट पास होती है
तो क्या होती है, कहीं ना कहीं यहाँ पर ना डिस्पर्शन वाला फिनोमेना हमें देखने को मिलता है। डिस्पर्शन वाला फिनोमेना मतलब कि व्हाइट कलर जो होता है 7 कलर में डिवाइड हो जाती है, तो कहीं ना कहीं हमें ना अलग अलग जो मतलब रेज हैं, है ना, उनकी वजह से अलग अलग इमेज वहां पे हमें देखने को मिलता है लेंस के थ्रू, लेकिन मिरर में वो चीज नहीं होता है ना। तो इस टेलीस्कोप का ये एडवांटेज होता है कि क्रोमेटिक एब्रिविएशन नहीं होता, ठीक है। दूसरा क्या होता है इसमें कि जो हमारा इमेज बनता है वो ब्राइटर बनता है ना, काफी चमकीला बढ़िया बनता है। तीसरा होता है कि शार्पर बन जाता है, शार्प बनेगा, ठीक है। चौथा मैग्निफिकेशन हाई होता है, मैग्निफिकेशन काफी हाई होता है। तो ये कुछ ऐसे एडवांटेजेस हैं जो हमें रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में देखने को मिलता है। क्रोमेटिक एब्रिविएशन समझ आया क्या, कि देखो अगर कोई सा भी लेंस या ग्लास यूज करोगे हमेशा उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो तुम्हें जरूर देखने को मिलेगा कि व्हाइट लाइट डिवाइड हो जाते हैं ये 7 कलर में से। उससे फर्क क्या पड़ता है, देखो रेड का वेवलेंथ जैसे कि हम बोलते हैं ना वेवलेंथ फर्क पड़ जाता है, वेवलेंथ उनके अलग अलग है, जिनकी वजह से वहां पे इमेज में ना अलग अलग, यानी कोई पहले बन जाएगा थोड़ा उससे ऊपर, तो उसमें क्लियर इमेज नहीं बन पाता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रिविएशन होना। तो ये चीज एक तो दूर हो जाती है रिफ्लेक्टिंग में, ब्राइटर बन जाता है इमेज, शार्प इमेज बनती है और मैग्निफिकेशन इसका हाई होता है। तो ये इसके एडवांटेजेस होते हैं, ओके। तो ये मैं इसके जो नोट्स हैं ये भी तुम्हें सेंड कर दूंगा, ठीक है, थ्योरी वाला पार्ट है इसमें। तो इसको यहीं तक ही रखते हैं, कोई डाउट तो नहीं। इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को भी, प्रीति, मानसी? नहीं भैया। ठीक है, तो इसको कर लेना फिर जाकर के 1-2 दिन में फिर इसका टेस्ट ले लूंगा मैं, ओके। चलो ठीक है, फिर यहीं ओके तक सर। रखते हैं।